हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दोस्तों, आज के इकोनॉमी दिस वीक सेशन के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस करेंगे। जैसे एक टॉपिक हमें इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है एंड उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे टोबिन टैक्स की कि आखिर ये टोबिन टैक्स किस चीज़ का नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, हमारी सरकार का क्या गोल है, दिनेश खारा कमेटी का क्या रोल है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स लिंक टू इट। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW यहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने पहले मुद्दे के साथ। देखो, मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सर, हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर को एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ आता होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर वर्क कैसे करता है। जस्ट एक हल्का सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं। लेट अस से एक पर्टिकुलर पर्सन है, राइट। अब हमारी लाइफ में सर कुछ ना कुछ रिस्क रहते हैं। सर कैसे रिस्क? जैसे हमें डर लगता है कि यार कहीं आगे जाके हमारी हेल्थ को कोई इशू ना आ जाए, तो उसको कोई इस तरह से इस रिस्क को क्या हम मिटिगेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्योंकि देखो यार, कई बार नोटिस किया होगा आप लोगों ने भी कि किसी की सेहत खराब हो जाती है तो लाखों लाखों रुपए का बिल बन जाता है हॉस्पिटल्स का। या फिर कई बार हमारी गाड़ी होती है, हमारा घर होता है, या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें थोड़ा रिस्क रहता है कि यार पता नहीं आगे जाके इसका कुछ एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश उसको कुछ इंजरी हो गया, हमें हमारी बॉडी को कुछ इंजरी हो गया या कुछ भी इस तरह से कुछ इशू हो जाते हैं, तो वो रिस्क हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो उस रिस्क को हम मिटिगेट यानी कि कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? सर, हम जाते हैं एक इंश्योरेंस एंटिटी के पास, राइट, एंड हम वहाँ से उस इंश्योरेंस एंटिटी से हम इंश्योरेंस खरीदते हैं। बिल्कुल। और होता पता क्या है, हम लोग कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ अमाउंट हमारे द्वारा पे किया जाता है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट लेट अस से मंथली होता है। मान लीजिए कि आप हर महीने कुछ ना कुछ प्रीमियम पे कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। एंड अगर ऐसा होता है कि जिस भी चीज़ के लिए आपने उस इंश्योरेंस को लिया था, मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, तो अगर आपको जिस भी पर्पस के लिए आपने लिया था अगर उसका इम्पैक्ट होता है तो फिर इंश्योरेंस एंटिटी आपका ट्रीटमेंट का खर्चा उठाएगी। यहाँ पर देखो, अलग अलग क्लॉजेज होते हैं हर अलग अलग तरह की इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग। जैसे हो सकता है कुछ एक लिमिट तक हो या फिर कंप्लीटली हो। ये अलग अलग प्रावधान वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंश्योरेंस। बट हाँ, मुद्दा इस तरह से होता है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो यू नीड टू पे सम फॉर्म ऑफ प्रीमियम, राइट। एंड अगर कुछ भी होता है सामने वाले इंसान को तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसका जो रिस्क है वो उसकी भरपाई कर देगी। चलो, ये बात तो इंश्योरेंस के बारे में हमें पता है। अब होता पता क्या है, हमारे देश में मतलब इन जनरल भी अलग अलग तरह की इंश्योरेंस होती है। एक होती है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस, राइट, एंड दूसरा हमें देखने को मिलता है जनरल इंश्योरेंस, राइट। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम जिंदगी की इंश्योरेंस। बेसिकली कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होता है, काफ़ी लोग टर्म लोन लेते हैं कि अगर एक पर्सन की डेथ एक पर्टिकुलर टाइम के विद इन हो जाती है तो उसकी फैमिली को काफ़ी सारा पैसा मिलता है, राइट। तो ये सब आपके इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, वो हमें जनरल इंश्योरेंस के अंदर देखने को आ जाती हैं। जैसे आपका गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ हो गया, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। आई होप दैट इज क्लियर। अब हमें दो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं जहां से यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंश्योरेंस डेंसिटी का, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स कि आखिर इंश्योरेंस डेंसिटी और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता क्या है। इंश्योरेंस डेंसिटी की जब हम बात करते हैं ना, वर्ड ध्यान से अंडरस्टैंड करना, इंश्योरेंस डेंसिटी, यहां पर इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब टोटल कितना प्रीमियम पे किया जा रहा है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। प्रीमियम का मतलब मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल। तो अगर आप प्रीमियम एज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, अगर आप इसका रेशियो निकालने की कोशिश करोगे ना, इसको बोलते हैं हम इंश्योरेंस डेंसिटी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। कई बार इसी चीज को, इंश्योरेंस डेंसिटी को ही कई बार हम लोग पर कैपिटा प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सर, पर कैपिटा प्रीमियम के नाम से। क्यों जानते हैं? अरे भाई मुझे बताओ,
पर कैपिटा का मतलब क्या होता है सर? पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। तो जब मैंने प्रीमियम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, क्या मेरे पास पर पर्सन या पर कैपिटा प्रीमियम नहीं आया? बिल्कुल आया। तो ये एक टर्म होती है इंश्योरेंस डेंसिटी। एक और टर्म होती है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी टोटल प्रीमियम पे किया गया एज कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, एज कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ये टर्म हमारे सामने निकल के आती है, दैट इज योर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सॉरी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज टोटल प्रीमियम बाय जीडीपी। तो ये दो टर्म्स हैं, एक है इंश्योरेंस डेंसिटी विच इज प्रीमियम बाय पॉपुलेशन, एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन दैट इज प्रीमियम बाय जीडीपी। अब कोई भी देश में आपको देखना हो कि इंश्योरेंस सेक्टर कैसा काम कर रहा है, एक सबसे बड़ा तरीका उसको देखने का होता है इन दोनों टर्म्स को समझना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आपको भारत के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लगभग आज के समय 3.7% देखने को मिलेगा। तो कोई आपसे बोले इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भारत में कितना है? इट इज ओनली 3.7%। अगर मैं इसको जरा कंपैरिजन करूं आपके नॉर्मली एवरेज मैं अगर दुनिया में देखने की कोशिश करूं तो ये नंबर आपको 7% या 7% से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अंडरस्टैंड करो इसका मतलब क्या है। वर्ल्ड एवरेज क्या है? 7% के आसपास। इंडिया में नंबर क्या है? 3.7%। तो ये दिखा रहा है कि भारत में उतना प्रीमियम नहीं पे किया जा रहा एज कंपेयर टू जीडीपी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब भारत में बहुत कम लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में इंश्योरेंस लिया हुआ है। एंड इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ ना, अगर मैं आपको दूसरा नंबर इंश्योरेंस डेंसिटी का देने की कोशिश करूँ तो ये नंबर भी आपको दिखाएगा कि इंडिया बहुत पीछे है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस लेने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करना, आज के समय जो आपको इंश्योरेंस डेंसिटी मतलब प्रीमियम बाय टोटल पॉपुलेशन की प्रीमियम पर कैपिटा वो कितना देखने को मिलेगा? वो लगभग $95 देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इसको भी थोड़ा सा बाइफरकेट करते हो ना तो आप रियलाइज करोगे इसमें अगर मैं लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लगभग आप कह सकते हो $70 जो है वो लाइफ की तरफ डेडिकेटेड है एंड 25 है नॉन लाइफ इंश्योरेंस की तरफ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि सर क्लोज टू 70 to 75% हमारा जो प्रीमियम जाता है वो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ है। सिर्फ 25 से 30% के बीच में नंबर है जो नॉन लाइफ की तरफ जाता है। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सर इंडिया में लोग लाइफ इंश्योरेंस तो फिर भी ले लेते हैं, जैसे LIC वगैरह बहुत ही पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो LIC वगैरह या और जो एंटिटीज़ हैं लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, लोग वो तो इंडिया में फिर भी लेते हैं, पर बाकी सब चीज़ों का इंश्योरेंस लेने का भारत में आपको जो एक ट्रेंड होता है वो इंडिया में आज के समय आपको ट्रेंड नहीं देखने को मिलता। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास या तो पैसे की कमी है या उनको लगता है कि इंश्योरेंस लेना ही मतलब फ़ायदेमंद नहीं है। उनको लगता है कि नहीं यार हमें क्या होने वाला है, हम तो फिट है। ऐसे कुछ एक इश्यूज होते हैं जिस वजह से वो रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश नहीं करते एंड आगे जाके उनको लाइफ में इश्यूज देखने को मिलते हैं। आज भी ना देखो, मैं पर्सनली सबको वैसे भी, चलो ये तो क्लास है बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करना यही चाहूँगा कि आप लोग भी, ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप लोग भी यार लाइफ में ना थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह का ध्यान से रखना। क्योंकि मैंने पर्सनली कई ऐसे फैमिलीज़ देखी हुई हैं जिनकी फैमिली में एक कोई डिजीज़ हो गया एंड पूरी ज़िंदगी भर की जो सेविंग्स है ना वो उसी डिजीज़ को ट्रीट करने में लग गई। ठीक है, तो प्लीज़ उसका एक बार आप लोग भी थोड़ा लाइफ में अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, ये बात तो चलो समझ आई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब गवर्नमेंट की सर एक कोशिश है, हमारी सरकार की एक कोशिश है, व्हाट इज़ दैट थिंग? सरकार का एक नारा है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी कि जब आज़ादी के हमारे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो इंश्योरेंस फॉर ऑल होनी चाहिए। एंड इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर जो स्कीम निकाली है, व्हाट इज़ दैट? PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। देखो एक्चुअल में ना इंडिया में एक जो समस्या हमें देखने को मिली थी वो ये थी कि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत हाई था।
राइट, मोर देन 60% आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, यानी कि हेल्थ के ऊपर खर्चा लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड इंडिया में इसी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। तो सरकार ने क्या किया, दरअसल में ना मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूं इसके बारे में। सरकार एक स्कीम लेके आई विद द नेम ऑफ आयुष्मान भारत। अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे इसको समझना है, इस साइड पे ऊपर एक्चुअली ना आपकी हेल्थ 3 तरह से डिवाइड हो सकती है। एक हो सकती है आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट, एक हो सकती है आपकी सेकेंडरी हेल्थ केयर, एंड दोस्तों तीसरी होती है हमारी टर्शरी हेल्थ केयर, राइट। व्हाट डज इट मीन सर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसका मतलब क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब ये होता है कि जैसे देखो यार, कई बार हमें खांसी, जुकाम, गला खराब, इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो बहुत ही बेसिक लेवल की होती हैं, वो दरअसल में प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आती हैं। आप लोगों ने, जैसे मैं पर्सनली खुद भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, अभी तो चलो दिल्ली में रहता हूं, बट मेरा बर्थ एक गांव में ही हुआ था, तो हमारे वहां पर भी घर के पास में डिस्पेंसरी है, ठीक है। तो डिस्पेंसरी हम लोग चले जाते थे, कुछ भी जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, तो वो छोटे चीज़ों का इलाज वहां पे हो जाता है, राइट। वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जहां पर बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें वहां पे मिल जाती हैं। हाँ, बेसिक नेसेसिटीज़ वाली जो आपको हेल्थ के लिए चाहिए। इवन यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर इवन प्रिवेंटिव केयर भी आ जाती है, जैसे योगा वगैरह भी इसमें आ जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है, जब आपको एक किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन चाहिए, जैसे लेट अस से कि किसी को थोड़ा कुछ हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, है ना, जो भी इस तरह से कोई स्पेशलाइजेशन होती है वो सेकेंडरी में आ जाता है। टर्शरी इससे भी एडवांस हो जाता है, जैसे आप लोगों ने ICUs देखे होंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट, है ना, या वेंटिलेटर हो गया, या इस तरह की और जो चीज़ें होती हैं, जो एडवांस चीज़ें होती हैं, वो आपको टर्शरी केयर में देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमारा हेल्थ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइडेड है। अब सरकार ने ये नोटिस किया कि यार हमें लोगों की मदद तो करनी है, तो प्राइमरी के लिए क्या किया गया, आयुष्मान भारत का एक हिस्सा प्राइमरी की तरफ डेडिकेटेड है। क्या है? आयुष्मान भारत का एक हिस्सा प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ डेडिकेटेड है। होता क्या है ना, यहां पर हमने बनाए हैं आरोग्य मंदिर, या जिसको आप लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से भी जानते हो। क्या मतलब इस चीज का? पहली बात, आई एम वेरी सॉरी, बनाए नहीं है, उनको रिवैम्प किया गया है। एग्जिस्टिंग थे हमारे पास, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, उनको हमने रिवैम्प किया, उनको हमने बेहतर किया। उनमें कोई समस्याएं थी, जैसे कुछ उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, या और समस्याएं थी, उनको हमने बेहतर किया ताकि हम अपने लोगों का प्राइमरी हेल्थ केयर का ध्यान रख पाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर है ना, इसके लिए हमने एक स्कीम लेकर आए विद द नेम ऑफ व्हाट, विद द नेम ऑफ आपका जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो मैं PMJ की बात कर रहा था, वो किसको टेकअप करता है? सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर को। अब इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से जो सबसे लोएस्ट इन द सेंस आपका इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, जो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आज के समय 11 करोड़ परिवार है ना, उनको यहां पर क्या किया गया है सर, उनको कवरेज दिया गया है। कितना कवरेज दिया गया है सर? कवरेज दिया गया है ₹5 लाख पर फैमिली या पर हाउस होल्ड, जो भी आप लिखना चाहो, पर ईयर, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर आपका जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर के लिए जो 11 करोड़ सबसे गरीब परिवार हैं, उनको यहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उनका इंश्योरेंस कवरेज होगा कितने का? 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, यानी कि वो परिवार 5 लाख तक का इलाज करवा सकता है साल के अंदर। यहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका इलाज हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड करो, यहां पर जब इंश्योरेंस की बात होती है तो सर प्रीमियम की भी तो बात आएगी, बिल्कुल आएगी, पर ध्यान ही रखना ये प्रीमियम इन लोगों को नहीं पे करना, नहीं, ये सरकार की तरफ से स्कीम है आपके लिए, तो आपको कुछ भी पे यहां पे नहीं करना होता। एंड आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी एंड इवन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पे कवर्ड रहते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीका है सरकार का लोगों को कवरेज के अंदर लाने का, इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करने का। तो हम डेफिनेटली ना देखो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार जैसे किसानों के लिए भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखी है। ये भी क्या है? ये भी तो फसल बीमा क्या होता है सर? क्रॉप्स का इंश्योरेंस, तो इसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग वेरियस थिंग्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े और लोगों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो पाए, राइट। अब होता दोस्तों पता क्या था? होता दोस्तों दरअसल में ये था कि अगर हम आज के टाइम में आपको थोड़ा डेटा की बात करूं ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि दुनिया भर में इंश्योरेंस मार्केट में हम 10th लार्जेस्ट हैं,
ठीक है, वी आर 10th लार्जेस्ट ग्लोबली इन द इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। एंड प्लस आप इसके साथ में अगर आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, हम 2033 तक 6th लार्जेस्ट बन जाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। वी विल बी द 6th लार्जेस्ट बाय 2033। तो ये कुछ डेटा है विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। अब हो क्या रहा है ना, अभी तक इंडिया में जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अलाउड थी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वो थी 74%। अंडरस्टैंड करना, ये मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूं। एक होते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, वो एक अलग चीज है, वो है इंटरमीडियरी जो बिचौलिए हैं एक तरह से आप कह सकते हो। वहां पर ऑलरेडी एफडीआई 100% था, वहां पर ऑलरेडी एफडीआई 100% था, बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर एफडीआई आपका 74% था। अब इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यहां पर बजट के अंदर बोला है कि इसको हम 100% करने जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। एंड कैसे करेंगे उसके लिए हमारी एक कमेटी बनाई जा रही है, दैट इज मतलब बनाई गई है दिनेश खारा कमेटी, राइट। ये कमेटी अलग अलग जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर के सुझाव हैं मतलब उनको देगी, अलग अलग एक्ट्स को देखेगी, क्या क्या अमेंडमेंट्स कौन कौन से एक्ट्स के अंदर लाने होंगे, क्या इसके ऊपर कैसा इंपैक्ट आएगा एफडीआई बढ़ाने का। क्योंकि यार देखो यार, एफडीआई बढ़ाने से डेफिनेटली फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ पे देश में आता है, उससे नई नई टेक्नोलॉजी नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे एंड ये सेक्टर ग्रो करेगा। एंड हमारा जो टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 वो अचीव करने के अंदर मदद मिलेगी। बट ऑन द अदर हैंड कई लोग इसको क्रिटिसाइज उस सेंस में भी करते हैं कि यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रोल है वो यहाँ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। एंड इंश्योरेंस जैसे सेंसिटिव सेक्टर के अंदर इस तरह से इसका बढ़ना वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो इस तरह के दोनों व्यू पॉइंट्स हैं इसके। बट एनीवेज जो बाकी स्टैटिक पोर्शन था पीछे का था और विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स वो मैंने आपको बताया। तो इस बार के बजट में ये बात बोल दी गई है कि 74% से इंक्रीज करके हम इसको 100% करने जा रहे हैं हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो एफडीआई होता है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये हो गया इंश्योरेंस सेक्टर का, हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया। एक मुद्दा दोस्तों हमें और डिस्कस करना है एंड वो मुद्दा डिस्कस करना है हमें टोबिन टैक्स के रिगार्डिंग। अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टोबिन टैक्स। तो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। समझेंगे कि आखिर टोबिन टैक्स होता क्या है। देखो पहले समझ लो, बाद में हम लिख भी लेंगे कुछ पॉइंटर्स इसके बारे में। देखो यार कई बार पता क्या होता है, कई बार ना कुछ लोग करेंसी को मैनिपुलेट करने की या तो कोशिश करते हैं या फिर कुछ स्पेकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। लेट अस से कोई एक इन्वेस्टर है, वो स्पेकुलेशन करना चाह रहा है एंड वो अचानक से बहुत सारा डॉलर्स इंडियन मार्केट में ला रहा है एंड बहुत ही क्विकली फिर उस डॉलर को निकालने जा रहा है। तो कई बार वो डाल रहा है, कई बार निकाल रहा है, पैसा डॉलर्स डाल रहा है, कभी डॉलर निकाल रहा है। अब इस चक्कर में पता क्या हो रहा है, वो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स करने लग गया है कि ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा डाला तो ठीक ठाक टाइम के लिए है, नहीं, ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक सम मनी एंड दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू पुट इन दैट मनी एंड टेकिंग आउट द सेम मनी बैक, ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। अब यार इसकी गलती नहीं है, बट पॉइंट ये समझो कि कई बार इससे करेंसी मैनिपुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इनसे समस्या क्या होती है, सर समस्या आ जाती है, एक तो चलो करेंसी मैनिपुलेट हो गया, दूसरा हो गया वोलेटिलिटी की समस्या आती है। हमारी मार्केट्स में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, फटाफट ये चीजें हो रही हैं। अब इससे मार्केट अनस्टेबल हो जाती है, वोलेटाइल हो जाती है एंड करेंसी मैनिपुलेशन का खतरा यहां पे रहता है। क्या कोई तरीका है इसको कम करने का, इसको रोकने का? द आंसर इज सर्टेनली यस, बिल्कुल तरीका है। क्या तरीका है सर? अगर मैं एक टैक्स लगा दूं, टैक्स किस चीज के ऊपर? इसी चीज के ऊपर, ये जो कन्वर्जन हुआ इसके ऊपर एक छोटा सा टैक्स लगा दिया। अगर मैंने इस रुपी टू डॉलर कन्वर्जन के अंदर छोटा सा एक टैक्स लगा दिया तो यहां पर ये पर्सन थोड़ा डिसइंसेंटिवाइज होगा। क्या होगा? डिसइंसेंटिवाइज। मतलब क्या है डिसइंसेंटिवाइज का मतलब? अब ये थोड़ा सोचेगा इस पैसे को कन्वर्ट करने के अंदर, क्योंकि ये नोटिस कर रहा है कि जब भी मैं ये काम कर रहा हूं, जब भी मैं डॉलर को रुपये में या रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा एक टैक्स लग रहा है। एंड इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से उसका खर्चा बढ़ गया एक तरह से, जब टैक्स देना पड़ रहा है, बिल्कुल बढ़ गया। एंड ये टैक्स को फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो सरकार के पास पैसा आया, सरकार कैन डू वेरियस थिंग्स विद दिस मनी। प्लस ये अब
थोड़ा कम करेगा इस चीज़ को, कम करेगा तो सर वोलेटिलिटी कम होगी, करेंसी मैनिपुलेशन का खतरा कम होगा, स्पेकुलेटिव ट्रेड थोड़ी कम होगी। तो यही पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं टॉबिन टैक्स। कई बार इसको टॉबिन टैक्स भी बोलते हैं, कई लोग इसको रॉबिन हुड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब सर रॉबिन हुड टैक्स क्यों? क्योंकि यार ये देखो, ये ट्रांजैक्शंस कर रहा है, कौन कर रहा है? अमीर इंसान। तो यहां पर हम टैक्स लगा रहे हैं एक अमीर इंसान के ऊपर, तो अमीर इंसान से पैसा लेकर हम गरीबों में बांट रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? इसीलिए इसको कई बार हम लोग रॉबिन हुड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जेम्स टॉबिन करके पर्सन थे, उन्होंने दरअसल में ये टैक्स को प्रपोज किया था। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टैक्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम, राइट। एंड आप नोटिस कर पाओगे ये जो टैक्स होता है ये आपका स्पॉट करेंसी ट्रेड्स, ठीक है, जिस तरह से आपने करेंसी ट्रेड्स करी उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, स्पॉट करेंसी ट्रेड्स के ऊपर आपका ये इस तरह से टैक्स लगाया जाता है, ताकि अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रेडिंग है, उनको हम पेनलाइज कर पाए, उनको हम पेनलाइज कर पाए आपकी शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रेडिंग को। दैट इज द होल फोकस। जैसे उसके ऊपर टैक्स लगाया था ना, तो कहीं ना कहीं हमने उसको पेनलाइज किया। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो वोलेटिलिटी है वो कम होगी, राइट। एंड उसके साथ ही साथ हमारी जो मार्केट है वो हमें स्टेबलाइज होती हुई यहां पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रेडिंग कम हो गई है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कम हो गई है ना, और हमारे जो वोलेटिलिटी है वो कम हो चुकी है। राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉबिन टैक्स। दिस एंटायर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉबिन टैक्स। ठीक है, एक आखिरी मतलब दो चीजें और एक्चुअली ना कई बार इसी टॉबिन टैक्स को थ्रो सैंड्स इन द व्हील्स के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं सर, थ्रोइंग सैंड्स इन द व्हील। इसका मतलब क्या? देखो मान लो एक पहिया घूम रहा है, आपने उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डाल दी, उससे पता क्या होगा, थोड़ा सा पहिया धीरे हो जाएगा। तो यहां पर भी यही है, यहां पर डॉलर्स आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत सारी स्पॉट ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिल रही थी, एंड उसको डिस्करेज करने के लिए हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी ताकि इस चीज़ को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए। तो इसी चीज़ को कई बार थ्रोइंग सैंड्स इन द व्हील के नाम से भी हम जानते हैं इस टॉबिन टैक्स को। ठीक है, दूसरी बात कि सर हम आखिर इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। देखो यार, यूएसए में कौन आ रखे हैं? सर डोनाल्ड ट्रंप। एंड डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो बात करते ही रहते हैं। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने एक बात और कर दी है कि यार दुनिया में ना बहुत सारा करेंसी के रिगार्डिंग मैनिपुलेशन होता है। अब वो नहीं चाहते मैनिपुलेशन हो, वो नहीं चाहते इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो, वो चाहते हैं मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज करे, है ना, ये फालतू की चीज़ें उनको नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि मैं भी ऐसा ही कुछ टॉबिन टैक्स लगाने की कोशिश करूंगा, एंड दैट इज हाउ टॉबिन टैक्स वाज इन न्यूज़, राइट। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक्स आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्चुअली दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपके सामने, ये है एग्रीगेट मनी सप्लाई के रिगार्डिंग। इसको भी ट्राई करिएगा, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई का जो गवर्नर है ना, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। क्या ये बात सही है? आंसर इज सर्टेनली यस। यार सर्टेनली कितनी बार तो बढ़ा दिया ये बात। बिल्कुल, आरबीआई गवर्नर एंड इवन आपके जो मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, तो पहला तो ठीक है, एक बार थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? आरबीआई गवर्नर की जो पावर है वो उनको आरबीआई एक्ट से मिलती है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड की बात करो, सेकंड में क्या कह रहा है? सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कहते हैं, जो पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्शन इशू कर पाए टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। मुझे एक चीज बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है कि वो आरबीआई को कुछ बोले इन पब्लिक इंटरेस्ट कि ऐसे आपको एक्ट करना है, उसको डायरेक्शन दे सकता है? आंसर इज यस, ये बात कर सकता है। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखी गई है? आंसर इज नो सर। ये लिखी गई कहां पे?
सर ये लिखा गया है आरबीआई एक्ट के अंदर, ये आरबीआई एक्ट के अंदर लिखी गई है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली। अगर आपको ऐसे नहीं पता, आप ऐसे सोच लो कि सर हमने तो पॉलिटी पढ़ रखी है, और पॉलिटी का जब हमने पढ़ाई करी तो पॉलिटी के अंदर तो कभी हमने आरबीआई का जिक्र ही नहीं सुना, क्योंकि आरबीआई है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे मेंशन। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, संविधान के अंदर आरबीआई की बात ही नहीं है, तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, बाकी दोनों सही है, राइट। एक और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, यहां पर पूछा था कि बैंक फंक्शन का, बैंक के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे रुपए मतलब करेंसी नोट्स को इशू करना, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स को उनको मैनेज करना, राइट। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अलग अलग मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उन्हीं फंक्शन में से एक फंक्शन है आरबीआई का लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है सर? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट सिंपल सा मतलब है कि ये रहा आरबीआई, ये रहा बैंक, जब भी कभी बैंक को समस्या होगी तो आरबीआई उसकी मदद करेगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कोई खिड़की, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक खिड़की खुलती है बैंकों के लिए, और बैंक के लिए वो खिड़की है आरबीआई की खिड़की। दैट इज नोन एज आरबीआई इज द बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बस इतना पता है तो बहुत आराम से आप आंसर कर दोगे कि सर यहाँ पर इसका जो लिंकेज है ना, वो बैंकिंग सेक्टर को, या बैंक्स जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ टेम्परेरी क्राइसिस आ रखा है, उनको लिक्विडिटी देने के साथ इसका लिंकेज है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी दोनों के साथ इसका लिंकेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा डिस्कशन। बाकी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1, इनको जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता देना। बाकी जो इसकी स्लाइड्स होंगी, जो पूरा मैंने लिखा है यहाँ पे, वो सारा का सारा एज इट इज आपको यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, राइट दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करें ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगे होंगे। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।